प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राकेश खेदड़, व्याख्याता रसायन विज्ञान। लास्ट टाइम अपन ने प्रासरण दाब टॉपिक नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज अपना इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है असामान्य आणविक द्रव्यमान। असामान्य आणविक द्रव्यमान को पहले आपको समझना है। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपने हिसाब से उसकी थ्योरी लिख सकते हो। किसी भी थ्योरी को आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये जो थ्योरी लिखी हुई है, ये थ्योरी इसलिए लिखी हुई है क्योंकि इसमें हमारा टाइम बच जाए, लिखते वक्त इतना टाइम बच जाए। अब सुनिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अणुसंख्यक जो गुणधर्म है और अणुसंख्यक गुणधर्म आप 4 पढ़ चुके हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, कवथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब। चारों अणुसंख्य गुणधर्म उदाहरण सहित, न्यूमेरिकल सहित आपको याद होने चाहिए। उन अणुसंख्यक गुणधर्म से आप विलेय पदार्थ के अणुभार की क्या कर रहे थे? गणना कर रहे थे। जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, प्रत्येक में अपन विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना कर रहे थे। तो याद रखना, अणुसंख्यक गुणधर्म से विलेय पदार्थ की गणना तभी सही होती है जब क्या कंडीशन है? एक तो विलयन क्या होना चाहिए? तनु होना चाहिए। तनु का अर्थ मैंने पहले बता दिया है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अत्यंत क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जैसे अपन कंडीशन लगा रहे थे कि ये तनु विलयन है, समझ गए। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए, राउले नियम की क्या करना चाहिए? पालना करनी चाहिए। और तीसरा क्या कह सकते हैं, विलयन में जो विलेय पदार्थ मिला रहे हैं उसका न तो आयनन होना चाहिए, यानी वियोजन का अर्थ हो गया न तो टूटना चाहिए और न वो जुड़ना चाहिए। ये अगर तीनों लागू हो रही है तो उससे विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना क्या होगी? सही प्राप्त होगी। अब अपना टॉपिक है असामान्य आणविक द्रव्यमान की जो परिभाषा है, इसको मैं आपको पहले डायग्राम से समझा रहा हूँ। डायग्राम समझ में आ गया तो ये परिभाषा आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। मैंने तो इसलिए लिखी है क्योंकि अपना टाइम बच जाए, साथ ही दोबारा लिखें, इसलिए पहले मैंने इसको लिख दिया। देखिए, समझना है, रटने लायक नहीं है, केवल समझ के आप लिख सकते हो। ध्यान देना, ये मैंने एक पात्र लिया, ध्यान से समझना है, परिभाषा समझ में आ जाएगी। ये मैंने एक पात्र लिया, इसमें मैंने विलायक, और विलायक के रूप में मैं जल ले रहा हूं। इसमें मैंने क्या लिया? विलायक। ये मान लिया जल। इस विलायक में क्या मिला रहा हूं वो ध्यान सुनना, विलेय पदार्थ। इस विलेय पदार्थ को किस में मिलाते हैं? विलायक में मिलाते हैं। तो ये विलेय पदार्थ है, ये टूट भी सकता है, यानी आयनन हो सकता है, और ये विलेय पदार्थ है, ये जुड़ भी सकता है। तो क्या बोलते हैं उसे? सहगुणन होता है। जब विलेय पदार्थ को किस में मिलाया? विलायक में मिलाया। तो इस विलेय पदार्थ का क्या हो सकता है? आयनन हो सकता है, आयनन, या कई जगह क्या लिखा होता है? वियोजन। इसका अर्थ क्या होता है? टूटना, विलेय पदार्थ का टूटना। और सहगुणन, सहगुणन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। जब विलेय पदार्थ को किस में मिलाया? विलायक में मिलाया, तो विलेय पदार्थ का क्या हो सकता है? आयनन भी हो सकता है। मतलब विलेय पदार्थ टूट भी सकता है या विलेय पदार्थ सहगुणन यानी जुड़ भी सकता है। समझ गए? अगर विलेय पदार्थ टूट गया, विलायक में अगर टूट गया, विलायक में टूट गया
तो जो कणों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर विलेय पदार्थ इस विलायक में आयनन हो गया, टूट गया, तो कणों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर ये विलेय पदार्थ इस विलायक में क्या हो गया, सहगुणन हो गया, सहगुणन मतलब जुड़ गए तो कणों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। कणों की संख्या में क्या हो जाएगी, कणों की संख्या में कमी। विलेय पदार्थ का अगर आयनन हो रहा तो कणों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और सहगुणन हो रहा तो कणों की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। समझ रहे हो क्या, जिससे जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं, वो अणुसंख्यक गुणधर्म में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अगर कणों की संख्या में कमी या वृद्धि हो गई तो अणुसंख्यक गुणों में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और जो विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ का अणुभार जो होता है वो वास्तविक अणुभार से क्या होता है, अलग होता है। इसको समझना, ये समझ में आएगा तो परिभाषा आप खुद लिख सकते हो। एक बार फिर सुन लो मैंने क्या कहा है। जब विलेय पदार्थ को किसमें मिलाया, विलायक में मिलाते हैं, तो विलेय पदार्थ का आयनन भी हो सकता है, या विलेय पदार्थ का क्या हो सकता है, सहगुणन हो सकता है। जब इस विलेय पदार्थ को विलायक में मिला रहे हो तो विलेय पदार्थ का आयनन भी हो सकता है, या इसका क्या हो सकता है, सहगुणन हो सकता है, जिससे कणों की संख्या में वृद्धि तो कब होगी, जब आयनन होगा, और कमी कब होगी, जब उसका क्या होगा, सहगुणन होगा। यानी कणों की संख्या में कमी या वृद्धि होती है, और कणों की संख्या में वृद्धि या कमी हो गई तो अणुसंख्यक गुणों में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। और विलेय पदार्थ का जो वास्तविक अणुभार होता है, उस वास्तविक अणुभार से क्या मिलेगा, अलग ही अणुभार मिलेगा। तो आप उसे क्या बोल देते हो, सामान्य आणविक द्रव्यमान बोल देते हो। अब देखो, ये जो मैंने समझा इसके अनुसार मैं परिभाषा बता रहा हूं, वो की वो है जैसा अपने यहां समझा है, कोई रटने लायक बात नहीं है। जब विलेय पदार्थ को किस में मिलाते हैं, विलायक में मिलाते हैं। जब विलेय पदार्थ को विलायक में मिलाते हैं तो विलेय पदार्थ का क्या हो सकता है, आयनन हो सकता है, या क्या हो सकता है, सहगुणन हो सकता है, जिससे कणों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि या कमी होगी। और वृद्धि या कमी हो गई तो अणुसंख्यक गुणों में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, और अणुसंख्यक गुणों में परिवर्तन हो गया तो विलेय पदार्थ का जो वास्तविक अणुभार है उससे क्या मिलेगा, अलग ही अणुभार प्राप्त होता है, जिसे क्या बोल देते हैं, सामान्य आणविक द्रव्यमान बोल देते हैं। बताओ, इस उदाहरण से परिभाषा समझ गए क्या? अब देखो आगे, ये तो मैंने परिभाषा आपको समझाई है, आगे ध्यान देना। आगे अपन बात कर रहे हैं इसके उदाहरण की। उदाहरण जैसे उदाहरण के रूप में मैंने NaCl लिया, मैं कहूं CaCl2 लिया, या मैंने K4FeCN6 लिया। इनके एक मोल है, आदि पदार्थों का एक मोल है, यानी विलेय पदार्थ हैं। ये क्या है, विलेय पदार्थ है, एक मोल। इसको किस में घोलते हो, इसको किस में मिलाते हो, जल में मिलाते हैं। किस में मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं। और जल में मिलाते हैं तो इसका क्या होता है, 100% आयनन हो जाता है।
आयनन गैस किस में टूट जाते हैं? ये टुकड़ों में टूट जाते हैं, कणों में टूट जाते हैं। देखिए कैसे टूटेंगे उसके बारे में ध्यान देना, मैं आपको समझा रहा हूं। NaCl है, NaCl को आप किस में? जल विलायक में घोल रहे हैं, तो ये किस किस में टूटता है? Na+ और Cl-। यानी NaCl 1 मोल NaCl से कितने मोल आयन बन गए? 2 मोल आयन बन गए। एक Na+ बन गया और दूसरा कौन बन गया? Cl-। NaCl को जल में मिला तो किस में टूट गया? आयनों में टूट गया। यानी कणों की संख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। जब उसका आयनन होगा तो कणों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसी प्रकार देख लो CaCl2 है, इसको आप जल में मिलाते हो तो किस में टूटता है? Ca+2 2Cl-। कितने कण मिल गए? 3 कण मिल गए। NaCl से कितने मिले? 2 मिल गए। इसी प्रकार K4FeCN6 है, इसको जब आप बेंजीन विलायक में मिलाते हैं तो 4 K+FeCN6 माइनस 4 धनायन और 1 ऋणायन, टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। ये कोऑर्डिनेशन वाले में आएगा, वहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे कैसे आयनन हो रहा है। तो मैंने क्या कहा है? मैंने आपको यही तो कहा है NaCl है, CaCl2 है, K4FeCN आदि विलेय पदार्थ के 1 मोल को किस में मिला दिया? जल में मिला दिया, तो 100% उसका क्या हो गया? आयनन हो गया। और आयनन हो गया तो इसके 1 मोल से यहाँ पर कितने मोल आयन? 2। यहाँ कितने? 3। यहाँ कितने? 5 मोल क्या होते हैं? आयन प्राप्त होते हैं। अब ध्यान देना, मैं कोई भी अणुसंख्या गुणधर्म लिख देता हूँ, जैसे प्रासरण दाब था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन था, कवतनांक में, मैं किसी भी एक की बात कर लूँ, जैसे एक वर्ष में डेल्टा Tb Kb गुणा WB बटा MB गुणा WA, और यहाँ पर ये मैंने कोई एक सूत्र लिख लिया किसी का भी। ये क्या है? कवतनांक में उन्नयन, जो अणुसंख्या का गुणधर्म है। अणुसंख्या का गुणधर्म ध्यान से समझना, अणुसंख्या का गुणधर्म विलेय पदार्थ के अणुभार के कैसा क्या संबंध होता है? अणुसंख्या का गुणधर्म विलेय पदार्थ के अणुभार के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। ये बात ध्यान रखनी है। विलेय पदार्थ की क्या है? व्युत्क्रमानु। विलेय पदार्थ का जो अणुभार है वो अणुसंख्या गुणधर्म के क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके कारण जो यौगिक थे NaCl, CaCl2, K4FeCN6, इसका जो अणुभार है वो वास्तविक अणुभार से क्या होता है? वास्तविक इतना है। कितने कण मिल गए? 2। तो वास्तविक अणुभार से कितना मिला? आधा। ये तो हो गया, आधे आधे हो गए। वास्तविक अणुभार है मान लो 58.5, उसका आधा आधा हो गया 1/2। यहाँ कितने कण हैं? 3, तो 1/3। यहाँ कितने हैं? 5, तो कितना हो गया? 1/5 हो गया। तो अब मैं पूरे को एक साथ कैसे बोल रहा हूँ वो सुनना। NaCl, CaCl2, K4FeCN6 आदि पदार्थों के 1 मोल को जब जल में घोलते हैं तो इसका आयनन कितना होता है? 100% होता है। NaCl के 1 मोल से कितने आयन मिलेंगे? 2 मोल आयन बनेंगे। CaCl2 के 1 मोल से कितने आयन मिलेंगे? 3 मोल आयन मिलेंगे। 3 में से 1 धनायन होगा और 2 कौन होंगे? ऋणायन होगा। K4FeCN6 के 1 मोल से कितने मिलेंगे? 5 मोल आयन मिलेंगे। अणुसंख्या गुणधर्म
वाष्प जो विलेय पदार्थ है उसके अणुभार के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी कारण इन यौगिकों के जो अणुभार होते हैं वो वास्तविक अणुभार से, इन यौगिकों का अणुभार वास्तविक अणुभार से 1/2, 1/3, 1/5 क्या होता है, कम प्राप्त होता है। तो वास्तविक अणुभार से अलग आ गया, और अलग आ गया तो उसे क्या बोल दिया, असामान्य आणविक द्रव्यमान बोल दिया। समझ गए क्या? यानी 1 मोल NaCl है, जल में घोल दिया, कितने आयन मोल आयन में टूट गया, 2 में टूट गया, तो इसका जो अणुभार है वो 2 भागों में तो टूट गया, 2 भागों में टूट, इसका तो आधा आधा अलग अलग ही तो हो गया, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया। इससे कितने बन गए, 3, इसलिए मैंने 1/3 लिख दिया। इससे 5, तो मैंने क्या लिख दिया, 1/5। यानी वास्तविक अणुभार से क्या हो गया, इतना कम हो गया। ये तो किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है, ये तो इसका आयनन का उदाहरण हो गया। अब मैं सैगुणन का उदाहरण और बता देता हूँ। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि अणुसंख्यक जो गुणधर्म है वो विलेय पदार्थ के अणुभार के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए, एसिटिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक, इनको जब आप बेंजीन विलायक में मिलाते हैं, कौन से विलायक में, बेंजीन विलायक में मिलाते हैं, तो इसका क्या होगा, सैगुणन होगा। एक उदाहरण से समझा देता हूँ कैसे होगा। ये मैंने एसिटिक अम्ल लिखा, ध्यान देना, ये एसिटिक अम्ल है। इस एसिटिक अम्ल को, एसिटिक जो अम्ल है इसको किस में मिलाया, बेंजीन विलायक में मिलाया। एसिटिक अम्ल को किसने मिलाया, बेंजीन विलायक में, तो सैगुणन हो गया। कैसे हो गया, CH3 C D1O एक अणु, दूसरा कैसे लिखेंगे, CH3 D1O एक अणु, ये हो गया। दूसरा, ये अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये क्या हो गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दोनों आपस में जुड़ गए, यानी क्या बना लिया, द्विविलक बना लिया। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि एसिटिक अम्ल है उसके द्विविलक की संरचना, तो आपको संरचना पता होना चाहिए। जब एसिटिक अम्ल को बेंजीन विलायक में घोलते हैं तो एसिटिक अम्ल के जो अणु हैं वो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या बना लेते हैं, द्विविलक बना लेते हैं। एसिटिक अम्ल का जो अणुभार होता है, एसिटिक अम्ल का जो अणुभार है वो कितना है, 60 ग्राम पर मोल है। और द्विविलक के कारण इसका जो अणुभार हो गया, इसका अणुभार कितना हो गया, इसका अणुभार 120 ग्राम पर मोल हो गया। वास्तविक अणुभार कितना है, वास्तविक अणुभार तो 60 ही है, लेकिन द्विविलक के कारण इसका वास्तविक अणुभार से अणुभार क्या हो गया, चेंज हो गया, भिन्न हो गया। उसे तो अपन क्या बोलते हैं, असामान्य आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, असामान्य आणविक द्रव्यमान की परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए, आयनन के मैंने उदाहरण बताया उनका पता होना चाहिए, और सैगुणन का जो मैंने आपको उदाहरण बताया इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। बाकी अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।